पिछले ही दिनों उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मिलने जाते हैं, तमाम बड़े नेता हैं जो उनके बंगले पर उनसे मिलने जाते हैं। मेल मुलाकात का दौर चलता है, तब ये माना जाता है कि वो अपना दावा ठोक रहे हैं। वो दावेदारों में हैं ही, और निश्चित तौर पर वो अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे केंद्रीय आला कमान के ऊपर निर्भर करता है। नरोत्तम मिश्रा को लगातार जिम्मेदारी मिलती है। आपने भी जिक्र किया है कि जब पार्टी में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को लाना था तो कमेटी बनाई गई थी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उसकी सफलता भी मिली है। लेकिन इसके बावजूद क्या नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया? उस दौर में उनके कार्यकाल में देखते थे 23 से पहले तो बहुत सारे बयान हर दूसरे तीसरे महीने में एक नई चर्चा उन पर होती थी। एक आध बयानों पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ऐतराज़ भी जताया। आपको लगता है कहीं उसका असर तो दिखता ही है ना उनके ऊपर? तस्वीर में आप देख रहे हैं, आप हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अब तस्वीर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अभी इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो भी देखिए, अमित शाह जी के साथ। काफ़ी चर्चा में रहते हैं नरोत्तम मिश्रा। जब गृह मंत्री थे उस वक्त अपने बयानों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहते थे। 2023 की विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हार मिली। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई। तमाम नेताओं को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया और शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने सारी लोकसभा सीटों पर कब्जा किया मध्य प्रदेश में। अब वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तमाम नाम अध्यक्ष के पद की रेस में हैं। उनमें से एक नाम जो है नरोत्तम मिश्रा का भी है। सर, हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजेश चौकसे सर हैं। सर, आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर एक कद्दावर और दिग्गज नेता है नरोत्तम मिश्रा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, या दूसरे किसी भी राज्य में, दिल्ली में भी चुनाव होते हैं तो नरोत्तम मिश्रा को वहाँ की जिम्मेदारी दी जाती रही है। नरोत्तम मिश्रा संगठन के पके हुए नेता हैं, कद्दावर नेता के साथ साथ लोकप्रिय नेता भी हैं। उन्हें एक समय मध्य प्रदेश सरकार का संकट मोचक भी माना जाता था। जब भी कोई संकट में सरकार आती थी तो नरोत्तम मिश्रा आगे खड़े होते थे। तो आप देखिए, वो उस कद के नेता हैं और प्रबल दावेदारों में भी हैं कि मध्य प्रदेश में यदि किसी को बागडोर मिलती है तो क्या उन्हें मिलेगी। और हमने देखा है इसके लिए लगातार वो ऐसे नेता हैं कि चाहे कांग्रेस से में जितने नेता हैं उनसे सबसे अच्छे संबंध हैं उनके। कई नेता उनसे मिलने जाते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। और आपने खुद ही कहा है कि वो बयानों की वजह से भी, वो इस तरह के मामलों की वजह से भी जो हिंदू धर्म को लेकर होते हैं उसको लेकर भी, कानून को लेकर भी, वो अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियाँ बटोरते रहे हैं। अब वो मध्य प्रदेश के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेके सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं। वो चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए, आप पिछले ही दिनों उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मिलने जाते हैं, तमाम बड़े नेता हैं जो उनके बंगले पर उनसे मिलने जाते हैं। मेल मुलाकात का दौर चलता है, तब ये माना जाता है कि वो अपना दावा ठोक रहे हैं। वो दावेदारों में हैं ही, और निश्चित तौर पर वो अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे केंद्रीय आला कमान के ऊपर निर्भर करता है। यदि उनकी मुलाकात हम मोदी जी से मान रहे हैं तो जब भी कोई राष्ट्रीय नेता या प्रधानमंत्री या उस कद के नेता मध्य प्रदेश आते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े नेताओं की जिम्मेदारी होती है उनके स्वागत के लिए। तो यहाँ उनकी मुलाकात से ये कयास लगाया जाना मुझे लगता है कि गलत होगा। यदि यही मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हो रही होती, अमित शाह के साथ बात हो रही होती, तो तब ये कहा जा सकता था कि वो गुफ्तगू हो रही होगी अध्यक्ष को लेकर। अभी की मेल मुलाकात सियासी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका नाम सियासत में या सियासी गलियारों में, पार्टी में इसलिए चल रहा है कि वो अध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि वो उस दौड़ में हैं और अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा ये दिल्ली को पता है। अब दूसरी तस्वीर एक और है कि जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, भोपाल आते हैं, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होते हैं। इसके बाद जब वो लौटते हैं तो वो कैलाश विजयवर्गीय को कॉल करके बुलाते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय जो भोपाल से निकल जाते हैं इंदौर की तरफ, वो रास्ते से लौट कर आते हैं और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात होती है। तो इसके भी मायने, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय को क्यों बुलाया गया। तो मैं यहाँ भी ये क्लियर कर देता हूँ चलन जी कि कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ये
उस दौर में उनके साथ रहे हैं युवा मोर्चा में, जब वो पार्टी में शुरू से साथ रहे, तो उनसे संबंध मधुर हैं उनके। यही वजह है कि आप देखिए पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को मिलती है, नरोत्तम मिश्रा को लगातार जिम्मेदारी मिलती है। आपने भी जिक्र किया है कि जब पार्टी में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को लाना था तो कमेटी बनाई गई थी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उसकी सफलता भी मिली है। लेकिन इसके बावजूद क्या नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया? निश्चित तौर पर नहीं। तो क्या नरोत्तम मिश्रा अध्यक्ष बन सकते हैं? इसमें इस बात के भी अड़ंगे हैं कि राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, वर्गवार समीकरण क्या कहते हैं, कि मध्य प्रदेश के लिए फ़ायदेमंद क्या होगा। दिल्ली के निर्णय देख लीजिए आप, राजस्थान के निर्णय देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के निर्णय देख लीजिए। जातीय समीकरण साधने के लिए आगे भविष्य में पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता है, वो दिल्ली का उदाहरण है। कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी उनके पास, उन्होंने महिला मुख्यमंत्री को बना दिया। वैश्य समाज से अरविंद केजरीवाल आते थे, उसी समाज से ये आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पार्टी में ऊपर देखी जाती हैं कि किसको अध्यक्ष बनाने से किस वर्ग को साधा जा रहा है, राजनीतिक भविष्य में उसके क्या लाभ होंगे। मुझे लगता है यदि उसमें खरे नरोत्तम मिश्रा बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, या कोई और वहाँ पे उसके उनसे बेहतर कि उससे राजनीतिक फ़ायदा हो सकते हैं, उसको वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया जाएगा केंद्रीय आला कमान के द्वारा। आपको लगता है 23 में हार के बाद जो है एक बड़ा उनका राजनीतिक बहुत बड़ा डेंट लगा है पूरे कैरियर में, राजनीतिक कैरियर में? हार से कुछ नहीं होता। देखिए हारने में तो इंदिरा गांधी भी हारी हैं, हारने में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हारे हैं, बड़े बड़े नेता हारे हैं, लेकिन क्या डेंट लगा है? यदि वो पब्लिक से जुड़े हुए हैं तो हार के बाद देखिए मुख्य धारा में आ जाते हैं। नेता वो होता है हर 5 साल में परीक्षा देता है, वो परीक्षा में कई बार कम नंबर आ जाते हैं आपके। यदि वो हार से मुझे नहीं लगता कोई डेंट लगा। अगली बार फिर नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में होंगे और यदि वो फिर जीत जाते हैं तो उनका कद वैसे ही बरकरार रहेगा। हारने में दिग्विजय सिंह हार गए, 10 साल सत्ता से बाहर रहे, लेकिन कद घटा क्या उनका? यदि आप जनता के बीच में रहेंगे तो कद नहीं घटेगा। आप घर बैठ जाएंगे, हार से मायूस हो जाएंगे, तो मुझे लगता है तब जाकर आपको फ़र्क पड़ता है। यदि आप जनता के बीच में लगातार रहते हैं, अगले चुनाव में फिर आप बाजी मार ले जाते हैं, तो आपका कद वैसे ही बरकरार हो जाता है। आपको लगता है कि मतलब 23 में वो हारे, और हारने के बाद आप देखिए कहीं उस तरह के बयान वो नहीं देते हैं, बल्कि हम उस दौर में उनके कार्यकाल में देखते थे 23 से पहले, तो बहुत सारे बयान हर दूसरे तीसरे महीने में एक नई चर्चा उन पर होती थी। एक आध बयानों पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ऐतराज़ भी जताया। आपको लगता है कहीं उसका असर तो दिखता ही है ना उनके ऊपर? निश्चित तौर पर देखिए, जब आप पे जिम्मेदारी होती है तो आप उस तरह के बयान देते हैं कि यदि आश्रम को लेकर यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यदि किसी फिल्म को लेकर शूटिंग हो रही है, उसमें आपके जो एजेंडा है, आपका जो जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं, सरकार में हैं, उस लक्ष्य को कहीं ठेस पहुँचती है तो बयान दिए जाते हैं। और यदि आप सत्ता में नहीं हैं तो आप उस जिम्मेदारी पद पर नहीं हैं कि आप कुछ कार्रवाई कर सकें, आप एक आम लोगों की तरह आप बयान दे सकते हैं। तो अभी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बयान इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि ऐसी कोई विवाद तो नहीं है। यदि आप अभी कौन से बयान दोगे? आप यदि सरकार के खिलाफ बयान दोगे तो निश्चित तौर पर आप मुसीबत में फंस सकते हो। और बयान क्यों दो जब आपकी बेहतर तरीके से सरकार से समन्वय चल रहा है, तालमेल चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा को कोई ऐसी नाराज़गी हो कि वो इस तरह के बयान देंगे। वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पद पर नहीं है, इसलिए उस तरह के बयान उनके नहीं आ रहे हैं। वहाँ के दूसरे नेताओं के जिम्मेदार नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो ये जो मुलाकात हुई है, मुलाकात क्या एक तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 तारीख को वो आए थे, भोपाल में आए थे, मतलब जो बागेश्वर धाम भी आए थे, वहाँ पर भी आप नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। कल अमित शाह के साथ में जब वो जाने लगे तब भी नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। तो क्या कुछ होने वाला है, या हो सकता है कि उनको प्रदेश की बागडोर दी जाए, या मतलब हो सकता है नया चेहरा कोई सामने आए? भारतीय जनता पार्टी में ये होता रहा है हमेशा कि कोई नया चेहरा। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारे सीएम बदले, और शिवराज सिंह जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने एक झटके में बाहर कर दिया। बाद में ये बात अलग है कि बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया। तो बहुत कुछ बीजेपी में चलता रहता है, और ये जो मुलाकात है, ये जो अमित शाह को विदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ होगा ये तो हो सकता है कि अगले महीने तक पता चल जाए कि क्या नरोत्तम मिश्रा को सूबे की कमान, मध्य प्रदेश की कमान मिल रही है, या इनके किसी समर्थक को कमान मिल रही है। ये उस वक्त पता चलेगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी एमपी में। मैं हूँ शैलेंद्र, साथ में हमारे ब्रजेश चौकसी सर थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्रिया।